हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग ब्लड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मूविंग ब्लड on inner walls of arteries is called as blood pressure. Pressure exerted by moving blood on inner walls of arteries is called as blood pressure. अब ये ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का एक वाइटल पैरामीटर है, तो ये जब भी कम होगा, बढ़ेगा, तो ह्यूमन बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। तो ये ब्लड प्रेशर को समझना, इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को समझना, और जब ये बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जब ये कम होता है या घटता है तब उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये हम सब ये वीडियो में आज देख लेंगे। ब्लड प्रेशर दो स्टेजेस में होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोली में है, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस वक्त में ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इनर वॉल्स ऑफ आर्टरीज पे, उसे कहा जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिनोटेशन के लिए WHO बोलता है कि 120 होना चाहिए। एंड सेकंड फैक्टर इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? हार्ट जब रिलैक्स हो गया है, माने डायस्टोल स्टेज में आ गया है, उस वक्त में जो प्रेशर एक्सर्शन होता है इनर वॉल ऑफ आर्टरी पे, उसे कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में है उसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्सेशन की स्थिति में है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल डिनोटेशन वैल्यू WHO कहता है कि 80 है। दिस इज द स्टैंडर्ड डिनोटेशंस। यूजुअल मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए सिस्टोलिक BP 100 to 120 एंड डायस्टोलिक BP 70 to 90, इतनी हम नॉर्मल रेंज इसकी पकड़ लेते हैं। ये नॉर्मल रेंजेस इसलिए कि इसके बाहर अगर प्रेशर जाता है तो उसे हमें ट्रीट करना पड़ता है, और इसके विदिन होता है, पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है तो वी कैन जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट एंड वी नीड नॉट टू ट्रीट द पेशेंट। मतलब पेशेंट की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं वो हम देखते हैं। सो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू cardiac output into peripheral resistance। peripheral resistance। और कार्डियक आउटपुट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, और दूसरा है हार्ट रेट। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम भी और दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। कौन कौन सी दो चीजें? फ्लूइड वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी।
अब ये कंसेप्ट जरा डीप में समझना जरूरी है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट ऑन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज ब्लड pumped out by left ventricle in 1 minute। कार्डियक आउटपुट क्या है? 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर फेंका जाता है उसे कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट नॉर्मली इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स 100 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में डायस्टोली के दौरान आता है और उसमें से 70 ml ब्लड पुश किया जाता है, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। सो 70% इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल। 100 ml अगर ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो उसमें से 70 ml एक स्ट्रोक में हार्ट से बाहर फेंका जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 70 ml एक स्ट्रोक में हार्ट बाहर फेंक रहा है इनटू हार्ट रेट, मतलब 72 अगर स्टैंडर्ड हार्ट रेट अपन पकड़ लेंगे तो इन दोनों को गुना करके जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी अपनी कार्डियक आउटपुट की वैल्यू। सो कार्डियक आउटपुट मतलब क्या? 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड हार्ट से बाहर पंप कर रहा है। अब ये पंप करना कैलकुलेशन कैसे होता है कि एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है, फॉर एग्जांपल 70 ml इनटू हार्ट रेट कितना है, फॉर एग्जांपल 72 ml। तो ये पेशेंट का कैलकुलेशन करके हम लोग अगर निकालेंगे तो 14 5040 ml इज द कार्डियक आउटपुट ऑफ दिस स्टैंडर्ड पेशेंट। तो कार्डियक आउटपुट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने देखा, और स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट उसको कैसे अफेक्ट करते हैं ये हमने देखा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हार्ट रेट तो फिक्स रहने वाला है, हार्ट रेट और किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो हार्ट का अपना खुद का चलने का बीटिंग का रेट है। बट ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये और दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। एक तो फ्लूइड वॉल्यूम कितना है बॉडी के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, मतलब उसका जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की ताकत कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना ब्लड बाहर फेंकेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को काफी सारा लूज मोशंस हो गया या वोमिटिंग हो गया और पेशेंट ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लिक्विड इंटेक लिया नहीं है, तो वो पेशेंट का बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसलिए ये फ्लूइड वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम का, इफेक्टिवली ब्लड प्रेशर का। और दूसरा फैक्टर हो जाता है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट होने की या पंप करने की ताकत कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट करेगा और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा। अब ये बेसिक थियरी सब समझ में आएगी तो ही हमें ये पता चलेगा कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है तो हमें किन किन फैक्टर पे क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 160/100 रह रहा है। अब किसी मरीज को ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये हम कैसे तय करेंगे? अगर उसका ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स पे 140 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 कंसिस्टेंट रीडिंग्स पे 95 से ज़्यादा है, तो उसे हम लेबल करेंगे कि पेशेंट इज हाइपरटेंसिव पेशेंट। सो
ये क्राइटेरिया में अगर किसी पेशेंट का 5 बार रीडिंग ले लिया वेरियस टाइम्स ऑफ डे पे और रीडिंग 160/100 आ रहा है, इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो पेशेंट इज लेबल्ड एज हाइपरटेंसिव पेशेंट। और उसे ट्रीट करने के लिए हमें जो दवा देनी पड़ेगी वो दवा किन किन फैक्टर्स पे काम करने वाली दवा होनी चाहिए? या तो वो फ्लूइड को कम करे, फ्लूइड वॉल्यूम को कम करे, नंबर 1, या वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को कम करे, नंबर 2, या पेशेंट के हार्ट रेट को कम करे, नंबर 3, और फाइनली या तो वो पेशेंट के पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस जो है उसको कम करे। तो अगर ये 4 चीजों पे हम काम करेंगे, या 4 में से कोई 1, 2, 3 जो भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके इन 4 चीजों में से कोई भी चीज को कम करेंगे तो इवेंचुअली हम लोग ब्लड प्रेशर को कम कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट किन 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, 1 मिनट में कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है। और स्ट्रोक वॉल्यूम किन 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है? फ्लूइड वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। अब हम ये चार्ट को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं एक कोने में और फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ जाते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ। हमने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया है हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉमनली, वो ड्रग्स को कहा जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूजुअली यूज होने वाले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को कैसे याद रखते हैं? A, B, C, D। ए क्या है? ACE इनहिबिटर, एंड ARB। B क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। C क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और D है डायूरेटिक्स। D क्या है? डायूरेटिक्स। तो इन शॉर्ट ये ड्रग्स फंक्शन कैसे करते हैं बॉडी में, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ACE inhibitor, what is ACE? Angiotensin converting एंजाइम। कहाँ काम में आता है ये? रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, AT1, और AT को कन्वर्ट किया जाता है AT2, और अल्टीमेटली ये किसे स्टिमुलेट करता है? अल्डेस्टेरॉन। अल्डेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है। पर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है?
एस, अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, ये समझने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम बनाएंगे। बट फिलहाल ब्लड प्रेशर को एक सर्टन लेवल पे मेंटेन रखने के लिए ये फैक्टर्स काम करते हैं, और जब ये फैक्टर ज़्यादा काम करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने का ये जो फ्लो चार्ट वाइज मैकेनिज्म है, इसमें से एस नाम के एंजाइम को इनहिबिट मतलब कम करने वाले, उनका सिक्रीशन कम करने वाले ड्रग्स को कहा जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर्स। तो ये एस इनहिबिटर्स ब्लड प्रेशर को लो कैसे करेंगे? एस को सिक्रीट नहीं होने देंगे। एस सिक्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट का पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ, पेशेंट का पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, एंड इन सम अमाउंट पेशेंट का कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी कम होगा। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं? पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को कम करते हैं। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर डायरेक्टली कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से एस इनहिबिटर्स काम करते हैं। एस इनहिबिटर्स के कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ड्राई कफ, क्योंकि एंजियोटेंसिन एंजाइम का और एक फंक्शन होता है ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स को डायलेटेड रखना। जब एस इनहिबिट किया जाता है तो ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाता है और पेशेंट को ड्राई कफ चालू हो जाता है। तो अराउंड अबाउट 100 में से 10 to 20% पेशेंट जो होते हैं उनको पहले 15 दिनों में एस इनहिबिटर्स चालू करने के बाद में ड्राई कफ चालू हो जाता है, तो उनका एस इनहिबिटर ड्रग हमें विड्रॉ करना पड़ता है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? एस इनहिबिटर्स के ड्रग्स कौन से हैं? रेमिप्रिल, एनालाप्रिल, इन शॉर्ट जिनमें भी प्रिल आते हैं आर द एस इनहिबिटर्स। तो इसलिए हमें एस इनहिबिटर्स को, जो पेशेंट में ऑलरेडी एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ब्रोंकियल इश्यूज है, उनमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब आगे का ड्रग हम देखते हैं एआरबीज। ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है, ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है। एंजियोटेंसिन 2 को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स जो है, एंजियोटेंसिन 2 को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक करते हैं। उनको ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARB। इनके एग्जांपल्स क्या है? ऑल द सार्टन्स, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, olmesartan, all the sartans are examples of the ARBs. Comparatively, because ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने से रोकते नहीं है, इसलिए इनका ब्रोंकियल साइड इफेक्ट या रेस्पिरेटरी साइड इफेक्ट कम आता है। वेरी रेयरली वी गेट टू से कि पेशेंट को ARB से कफ हुआ है। ठीक है, तो आजकल ऑलमोस्ट सारे एस इनहिबिटर्स को ARBs ने रिप्लेस कर लिया है। ARBs का मोड ऑफ एक्शन सेम एज एस इनहिबिटर्स होता है। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करते हैं एंड ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ARBs के कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, इफ सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू इज हाई, if serum creatinine value is high means more than 2.0 mg per dl, तो ARBs are contraindicated. Number 1. Number 2,
इफ पेशेंट इज हैविंग सॉलिटरी किडनी, किसी मरीज को जन्म से एक किडनी है या किसी वजह से उसकी किडनी निकाल दी गई है या किसी को डोनेट की हुई है, तो जो पेशेंट ऐसे सिर्फ सिंगल किडनी पे है, इट इज अ क्लियर कट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ARV। उसे कहते हैं सॉलिटरी किडनी। सॉलिटरी मतलब अकेली। सॉलिटरी किडनी इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ARVs। ओके, यहां तक समझ में आ गया है। बीटा ब्लॉकर्स, आगे का क्लास ऑफ ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स। नर्वस सिस्टम से हार्ट को जो मैसेजेस आते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट मैसेजेस आर अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक मैसेजेस। तो अल्फा ब्लॉकर्स भी एंटी हाइपरटेंसिव क्लास के ड्रग्स हैं जिसे हम यूज करते हैं, बट नॉट दैट रेगुलरली जितने ये यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग जो रूटीनली यूज होता है वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? बीटा फैक्टर को रिसीव करने से ब्लॉक किया जाता है कार्डियक सेल्स में, एंड पेशेंट का हार्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है, नंबर 1। और दूसरा, पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम कंट्रोल किया जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कंट्रोल होता है? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को कंट्रोल करके, कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके स्ट्रोक वॉल्यूम को कंट्रोल किया जाता है और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा फैक्टर बीटा ब्लॉकर्स कम करते हैं, वो कौन सा है? हार्ट रेट्स। हार्ट रेट को कम करेगा बीटा ब्लॉकर, इवेंचुअली ब्लड प्रेशर अपने आप कम होगा। बट इनके एग्जांपल्स क्या क्या है अपने पास? मेटोप्रोलाल, एटेनोल, प्रोप्लेनोल एंड सो ऑन। ये ड्रग्स की इंडिकेशन तो हमने देख लिया कि हाई ब्लड प्रेशर है, तो यूजुअली क्योंकि ये हार्ट रेट्स को कम करते हैं, तो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और हार्ट रेट भी ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में हमें बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करने चाहिए। और किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है बट हार्ट रेट कम है, तो वो पेशेंट में हमें बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो हार्ट रेट को फर्दर लो कर देगा। तो बीटा ब्लॉकर्स के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? नंबर 1, ब्रैडीकार्डिया, क्योंकि ये उसको हार्ट रेट को और कम कर देगा। दूसरा बीटा ब्लॉकर का कॉन्ट्राइंडिकेशन है LVF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करेगा, वेंट्रिकुलर फीलिंग बढ़ाएगा, और ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब क्या हो गया है? वेंट्रिकल में ताकत नहीं है ब्लड को बाहर पंप करने की। तो जितना ये ब्रैडीकार्डिया करेगा उतना ब्लड भरने का टाइम चेंबर में ज़्यादा होगा और पेशेंट का फेलियर बढ़ेगा। तीसरा इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है ब्रैडीकार्डिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, और sometimes beta blockers can cause hypoglycemia. Rarely, but sometimes beta blocker can cause hypoglycemia. तो जो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता होगा किसी और वजह से, उसमें बीटा ब्लॉकर्स अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अब अगला क्लास आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगला क्लास क्या आ गया?
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB जिसे हम कहते हैं, इसके कॉमन एग्जांपल्स है एम्लोडिपिन एंड सिल्निडिपिन, निफेडेपिन। इनके कॉमन एग्जांपल्स है एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन एंड निफेडेपिन। ये काम कैसे करते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिड्यूसेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिड्यूसेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करने की वजह से डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करते हैं। आर्टेरियल लेवल पे आर्टेरियल्स का डायलेटेशन करके रेजिस्टेंस को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। बट इसका फिर साइड इफेक्ट क्या हो जाता है? आर्टेरियल डायलेट हो जाते हैं, वेन्यूल्स रिमेन सेम। तो पेरिफेरल टिश्यूज में यहाँ पे फ्लो तो आ गया, बट यहाँ से फ्लो को ड्रेन करने वाला सिस्टम वैसे कि वैसा ही है। फ्लो बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, और ये क्या कॉज करते हैं? इडिमा। सो काफ़ी बार एम्लोडिपिन, निफेडेपिन पे जो पेशेंट होते हैं उनको पेरिफेरल इडिमा डेवलप हो जाता है। तो उस वक्त में हमें कोई और ड्रग ऐड करने का या ये ड्रग को कम करने का या बंद करने का सोच विचार करना पड़ता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेगा? आर्टेरियोल्स वॉल रिलैक्सेशन करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करेगा और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर को कम करेगा। फाइनल क्लास ऑफ ड्रग्स इसमें आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक का मतलब सबको पता है, शरीर में से यूरिन ज्यादा बाहर निकालने वाले ड्रग्स। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? थायाजाइड्स, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स, फुरोसिनामाइड, लैसिक्स कॉमनली जिसे हम जानते हैं। ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं? ये ज़्यादा यूरिन का क्वांटिटी शरीर में से बाहर निकालेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी शरीर में से बाहर निकला मतलब क्या हो गया? बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया। फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। सो हाउ विल दे वर्क? बाय टेकिंग आउट एक्स्ट्रा फ्लूइड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो देख लिया, इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नंबर 2, पोस्चरल हाइपोटेंशन। नंबर 2 इसमें आता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जब लाइंग डाउन पोजीशन में है तब का जो उनका ब्लड प्रेशर होता है वो बैठने या खड़े होने पे अगर 20 की मात्रा से कम हो जाते हैं उसे कहा जाता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो किसी पेशेंट का अगर लाइंग डाउन पोजीशन में ब्लड प्रेशर 140/80 है और स्टैंडिंग पोजीशन में 110/60 है तो वो पेशेंट को हम कहेंगे पेशेंट इज इन पोस्चरल हाइपोटेंशन। और ऐसे पेशेंट्स को फिर खड़े होने पे गिडीनेस, डिजीनेस, सीवियर वीकनेस, ब्लैकआउट्स, क्योंकि सडन ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई मोमेंटरीली
कम हो जाता है और पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट अगर डायूरेटिक्स पे है तो उसका दोनों पोजीशन में ब्लड प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ लाइंग डाउन एंड सेकंड इज स्टैंडिंग। अगर पेशेंट खड़े होने की हालत में नहीं है तो वन इज लाइंग डाउन एंड सेकंड इज सिटिंग। ये दो पोजीशन में कम से कम ब्लड प्रेशर देखना ज़रूरी है। तीसरा इनका साइड इफेक्ट होता है इंक्रीज इन यूरिक एसिड। इंक्रीज इन यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो हमें फिर डायूरेटिक्स के बारे में अलग से सोचना है। इसका मतलब और ये भी होता है कि जो भी पेशेंट डायूरेटिक थेरेपी पे है उसका रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग हो जाना चाहिए। उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए और उसका यूरिक एसिड लेवल रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। तो ऐसे डायूरेटिक्स हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद में इन शॉर्ट हम लोग ये देखेंगे कि अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। हाइपो मतलब कम। व्हेन वी लेबल पेशेंट इन हाइपोटेंशन, अगर सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है और डायस्टोलिक बीपी 60 से कम है तो पेशेंट को हाइपोटेंशन लेबल किया जाता है। हाइपोटेंशन होने के मोटे मोटे कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फ्लूइड कम हो जाना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वोमिटिंग, लूज मोशन जिससे फिजिकली ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल चुका है या डायूरेटिक्स की वजह से फ्लूइड बाहर निकल चुका है। ऐसे पेशेंट्स में फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा और फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो डायरेक्टली स्ट्रोक वॉल्यूम कम होके कार्डियक आउटपुट कम होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से हाइपोटेंशन में पेशेंट आया है तो ट्रीटमेंट इज रीहाइड्रेशन। पेशेंट का रीहाइड्रेशन, आईवी फ्लूइड्स से रीहाइड्रेशन करना है हमें पेशेंट को। और प्रेफरेबल फ्लूइड्स आर ड्रिंगर सेलेक्टेड एंड नॉर्मल सलाइन्स, क्योंकि सोडियम विल रिटेन फ्लूइड इन द बॉडी और हम उसे डेक्सट्रोज सलाइन देंगे तो डेक्सट्रोज विल प्रमोट द डायूरेसिस फर्दर। मतलब ज़्यादा पेशाब बाहर निकालेगा डेक्सट्रोज शरीर में से और पेशेंट का फ्लूइड लॉस जो है वो ज़्यादा जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगा। तो अगर पेशेंट लूज मोशन, वोमिटिंग या किसी भी तरीके से वॉल्यूम कम होने की वजह से हॉस्पिटल में आया है तो उसको थेरेपी क्या करना पड़ेगा अपने को, रीहाइड्रेशन। सेकंडली, अगर पेशेंट का कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम हो गया है ड्यू टू इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, अगर पेशेंट का एलवी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कम हो गया है तो इस सिचुएशंस में हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे आइनोट्रोप्स। सो कौन सा आइनोट्रोप यूज करेंगे हम इसमें, डोपामाइन एंड डोबुटामाइन। ये क्या है, दिस विल गिव अ कार्डियक किक टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को पुश करेंगे और पुश करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इंप्रूव होगा। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी इंप्रूव होगा तो अगेन ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा। तीसरा टाइप जिसकी वजह से कॉमनली हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं वो है सेप्टिसेमिक शॉक। सेप्टिसेमिक शॉक में क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया पेशेंट का पेरिफेरल वेसल डायलेशन हो जाता है। पेरिफेरल वेसल डायलेट हो जाएंगे तो अंदर का ब्लड का जो प्रेशर है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमें जो आइनोट्रोप यूज करना है वो कौन सा आइनोट्रोप है, नॉरएड्रेनालिन एंड वैसोप्रेसिन। तो इस तरीके से अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में है तो
तो उसका कॉज ऑफ हाइपोटेंशन क्या है वो देख के हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या क्या थेरेपी करनी पड़ेगी। काफ़ी बार पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से 2-3 थेरेपीज कंबाइन करके भी देनी पड़ती है। तो इसीलिए हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो किन ड्रग्स के थ्रू उसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो किन ड्रग्स के थ्रू उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू। ऐसे ही नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नीचे। और आपको जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम हमें भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में।